Good morning, students. Welcome back to your own channel. I'm your mentor Smriti, and today here in this session we are going to discuss the chapter number 10 from class 9th, that is gravitation. यहाँ पर हम brief review जो है पूरे chapter के बारे में जानने वाले हैं. तो अकॉर्डिंग तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था उनके अकॉर्डिंगली A body cannot change its state of rest or of uniform motion without application of any external force. तो कोई भी वस्तु अगर मोशन में है या फिर रेस्ट में है वो तब तक अपने स्टेट चेंज नहीं कर सकती, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती जब तक आप बाहरी तौर पर या बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं लगाते हो. Newton concluded after famous apple falling incident that falling of an apple and motion of moon around earth are caused due to some force called force of gravitation. तो न्यूटन ने जो है ये कंक्लूजन निकाला था, ये निष्कर्ष निकाला था जब उन्होंने एक फेमस जो एप्पल फॉलिंग एक आपको दिया जाता है इंसिडेंट का एग्जांपल दिया जाता है. आपको पता है एक बार किसी इंसान ने, एक साइंटिस्ट ने, जो न्यूटन थे, उन्होंने एप्पल को जो है ट्री से गिरते हुए देखा था. तो उन्होंने उसके बिहाफ पे ये अंदाज़ा लगाया था कि जो मून है वो भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स बोला जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज़ बिटवीन एवरी टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स. और ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन की, ये हर दो बॉडी के बीच में, जो भी इस यूनिवर्स में है, जो भी संसार में कोई दो बॉडी हैं उनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो ग्रेविटेशन होती है. ये न्यूटन ने स्टेट किया था, बताया था. The force of gravitation exerted by the earth on other bodies is called the gravity. और जो फोर्स आपकी अर्थ के द्वारा लगाई जाती है किसी भी दूसरी बॉडी के ऊपर, उस फोर्स को आप ग्रेविटी भी बोलते हो. ग्रेविटी ऑल्सो, ग्रेविटी इज देयर फॉर, ग्रेविटी इस प्रकार से कही जा सकती है, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन वन ऑफ द टू बॉडीज इज अर्थ. ग्रेविटेशन तब होगी जब भी दो बॉडीज़ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स आप पता कर रहे हो कि कौन ये ग्रेविटेशन फोर्स है, अगर उनमें से एक बॉडी जो है आपकी अर्थ होगी तो वो जो फोर्स लगेगी वो आपकी ग्रेविटेशन कही जाएगी. यानी कि आपकी जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो अर्थ, एक दो बॉडी जो होंगी उनमें से एक बॉडी जो है आपकी अर्थ होनी चाहिए, यानी कि अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशन is of utmost important in the universe. Its important properties are, जो ग्रेविटेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है हमारे यूनिवर्स में, हमारे संसार में. इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आर, इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह से हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमेशा एक फोर्स जो होती है अट्रैक्शन की होती है, यानी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचाव उत्पन्न करती है. इट इज़ नेवर फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये कभी भी आपकी रिपल्शन की फोर्स नहीं होती. यानी कि जैसे चुंबक मैग्नेट होता है वो आपका रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है. तो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी तो इसमें है, लेकिन रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी जो है इसमें नहीं होती है. बोथ द बॉडीज़ म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर, और दोनों ही बॉडी, जो भी आप जिस भी दो बॉडी के बीच में आप ग्रेविटेशन को डिफाइन कर रहे हो, तो दोनों ही बॉडी जो एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर कर रही होंगी. दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीडियम बिटवीन दैम. और जो ग्रेविटी की जो फोर्स होती है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि किस मीडियम में जो आपकी वो बॉडी है वो लाइक कर रही हैं. दीज आर अप्लाइड इमीडिएटली एंड इज इक्वल टू टू बॉडी ऑन टू बॉडीज. ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है आपको कि इमीडिएटली जो है अप्लाई हो जाती है, आपको इसको लगाना नहीं पड़ता. ये इमीडिएटली जो भी दो बॉडीज़ हैं, अगर उनमें से एक अर्थ है, अर्थ पे कोई भी बॉडी है तो उस पर ये अपने आप ही जो है ये फोर्स लगती है, आपको इसको लगाना नहीं होता. एंड ये इक्वल ऑन टू बॉडीज़, और दोनों पर ही, अगर दो बॉडीज़ हैं तो दोनों पर ही इक्वल फोर्स लग रही होगी. दिस डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ टू बॉडीज़ एंड देयर डिस्टेंस. और जो ये फोर्स है ये आपकी डिपेंड करती है कि उन बॉडी का मास क्या है, उनके प्रोडक्ट. क्योंकि हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो है वो आपका बताता है कि आपका जो फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशन का वो जो फोर्स रहेगा, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द मासेस रहेगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़ रहेगा. तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि आपके मास के, जो बॉडी के जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो डिस्टेंस है उन बॉडीज़ के बीच में उनके ऊपर डिपेंड करता है. व्हेन वन ऑफ द टू बॉडीज़ इज अर्थ, जब दो में से एक बॉडी जो अर्थ रहेगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द ग्रेविटी. जो फोर्स लगेगी अट्रैक्शन की उसी को ग्रेविटी कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स विच ऑफ
फोर्स इज़ वेरी स्मॉल। तो कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है और वो ये बिल्कुल ऑफ कोर्स ये सच है कि वो आपकी स्मॉल रहेगी, काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन का, वो आपको बताता है कि जो भी फोर्स है अट्रैक्शन की है वो आपकी दो भी बॉडीज़ के बीच में वो आपकी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके प्रोडक्ट ऑफ द मासेस की, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़। यानी कि अगर जितना ज़्यादा मास का प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स आप बता सकते हो कि ग्रेविटेशन की फोर्स उतनी ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस रहेगा उतनी ही कम जो है उसकी फोर्स हो जाएगी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी बॉडीज़ इज इक्वल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज़ के बीच में वो आप ग्रेविटेशन के इक्वल ही रहती है, ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल रहती है। इफ़ वन ऑफ द टू बॉडीज़ इज अर्थ, अगर दोनों में से एक जो है आपकी अर्थ होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उस टाइम पर आप जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहोगे। ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ग्रेविटी है वो एक स्पेशल टर्म है, स्पेशल केस है ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट में। द पॉइंट वेयर वॉल ऑफ द मास इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द मास। वो पॉइंट जहाँ पर माना जाता है कि पूरा का पूरा भार जो है कंसनट्रेट है एक पॉइंट पर, उसी को आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ द मास बोलते हैं। एंड द पॉइंट वेयर वॉल द वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू एक्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। और जहाँ पर आप मानते हो कि पूरा का पूरा वेट जो है इस पॉइंट पर होगा, उसी को उसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी मानते हैं। ठीक है। So the next point is the G and hence the weight of body is more at pole and lesser at equator। तो जो G है ये ग्रेविटी को डिनोट करती है। ये आपकी क्या होता है, हैंस द वेट ऑफ बॉडी, क्योंकि जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो आपका क्या होता है, पोल्स के ऊपर ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर कम होता है। ये भी एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। द G and hence weight decreases as we go up and also when we go down inside the earth। तब जो वेट है आपका, जैसे ही आप अर्थ के ऊपर रहते हो तो वो आपका क्या करता रहता है, बड़ा रहता है, और जैसे ही आप अर्थ से दूर जाते हो तो वो आपका डिक्रीज कर जाता है। G and hence weight decreases due to latitude of rotation of the earth। और ये भी फैक्ट है कि जैसे अर्थ की जो रोटेशन है उसके ऊपर और जो उसकी लैटिट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करता है जो G है आपकी ग्रेविटी वो बढ़ेगी या घटेगी। द डिक्रीज इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड लेस एट पोल्स। यानी कि जो इसका डिक्रीज है ये घटती है वो आपके मैक्सिमम इक्वेटर पर ये ज़्यादा घटती है और पोल्स पर ये कम घटती है, अगर आप लैटिट्यूड के साथ साथ जो है ग्रेविटी को काउंट करने लगो तो। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स with which the body is attracted by the center of earth weight। W is equal to m into g, जहाँ पर m जो है मास ऑफ द बॉडी है एंड g स्मॉल g जो है आपको डिनोट करता है ग्रेविटी को। वेट ऑफ ए बॉडी यानी कि एक बॉडी का वेट जो है वो आपका फोर्स होगा, इज अ फोर्स, वो आपका फोर्स होता है। वेट ही जो है फोर्स होता है, विद विच जिसके साथ द बॉडी इज अट्रैक्टेड, जिसके साथ उस बॉडी को अट्रैक्ट किया जाता है बाय द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर। यानी कि जैसे आप अपना वेट को काउंट करते हो तो वो आपका वेट नहीं है बल्कि वो क्या है, वो ग्रेविटी है, वो फोर्स बता रहा है। आपको पता होगा कि जो वेट होता है इसकी जो यूनिट है, आपको पता है कि जो वेट होता है उसकी जो यूनिट है वो मानी जाती है kg। लेकिन वेट को आप अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वेट को आप न्यूटन में काउंट करते हो। वेट की एक जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो आपकी न्यूटन है ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में। तो जो आपका वेट होता है ये आपका फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है towards the center of the earth। The next point is a particle moving in space without any propulsion is called a projectile। यानी कि जो पार्टिकल है मूविंग इन स्पेस, जो भी स्पेस में जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसका प्रोपेलेशन नहीं हो तो वो आपको प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा। ठीक है। मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, मास जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है एंड इज द सेम एवरीवेयर, और ये हर जगह पर सेम रहती है। यानी कि आप वैक्यूम में जाओ तो भी सेम रहेगी, और अगर अर्थ के ऊपर होगे तो भी आपका जो मास है वो सेम ही रहेगा। क्योंकि मास क्या होता है, जितना भी अमाउंट ऑफ मटेरियल आपकी बॉडी कैरी करती है वही उसका मास होता है।
डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी आप किसको कहोगे, जो भी मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक जगह पर एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास आपका है या मटेरियल का है तो वही उसकी डेंसिटी होती है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो आपकी डेंसिटी होती है, ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है इसकी डेंसिटी की वो आपकी क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये आपके ये जो फैक्चुअल पॉइंट है ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। इनका कोई भी आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते हो, कोई भी क्रैम नहीं कर पाओगे आप इसको, ठीक है। आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे, रिमेम्बरेबल चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी होंगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहेगी या फिर जो रिलेटिव डेंसिटी आप किसी भी बॉडी की देखते हो तो वो हमेशा आपका रेशो रहेगा किसी भी सब्सटेंस का। यानी कि आपको यहाँ से बात कन्फर्म है कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी या रेशो पता करना है या ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी पता करनी है तो उसका आपको रेशो निकालना पड़ेगा। डेंसिटी निकालनी पड़ेगी उस सब्सटेंस की और उसको डिवाइड करना पड़ेगा उस डेंसिटी ऑफ वाटर से जो कि अभी 4 डिग्री सेल्सियस पर है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट an upward force on the body immersed wholly or partially in the fluid is called the buoyancy। टेंडेंसी वो किसी भी फ्लूइड की वो क्षमता, वो टेंडेंसी टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है ऑन द बॉडी इमर्स वॉली और पार्शली। यानी देख लो, अगर किसी भी फ्लूइड में अगर आपने किसी बॉडी को डाला है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डाला है, वो पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ हो, इमर्ज हो या पार्शली हो, यानी कुछ पार्ट उसका डूबा हुआ हो, तो जो भी फ्लूइड की जो टेंडेंसी रहती है अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की, उसी को ब्यूएंसी कहते हैं। When a body is immersed in a liquid, जब भी एक बॉडी को आप इमर्स करते हो, डुबोते हो एक लिक्विड के अंदर या और गैस या फिर गैस के अंदर, इट्स वेट डिक्रीजेस, तो इसका जो वेट है वो डिक्रीज कर जाता है। यानी कि कोई भी बॉडी है जितना भी उसका वेट होता है, अगर आपने उसको वाटर के अंदर डाला या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर डाला तो उसका वेट जो है हल्का आपको फील होगा, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा। द डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड और गैस डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज पार्ट ऑफ इट। जो डिक्रीज वेट है, यानी कि कितना वेट जो है डिक्रीज हुआ है वाटर में डालने से या लिक्विड में डालने से, वो किसके बराबर होगा, जितना भी प्रेशर या जितना भी फोर्स वो जो वाटर है वो ब्यूएंसी जो लगा रही है, वो जो गैस या फिर जो लिक्विड जो लगा रही है उस पार्ट पर जो कि अब डिस्प्लेस हो चुका है अपनी जगह से, या उस वाटर उस लिक्विड पर जितना उस फोर्स लगाएगी उसके बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड द आर्किमिडीज लॉ, यही आर्किमिडीज का लॉ है। सो दिस वर ऑल द इम्पोर्टेंट टर्म्स and this was all brief view of the chapter. In our next session we will discuss our further topics, mainly we can say that the question answer for this chapter. Okay, so this was all for this session. In our next section we will discuss further topics. So till then please do like, comment and subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching.